मैं खुद ही सुप्रिया मैम से माफ़ी मांगता हूँ कि उनको रियल ऐसा लगा कि मतलब 22 साल में कोई कैसे कर सकता है उसके। लेकिन उनको शायद यकीन नहीं हो रहा है कि आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े, आप एनसीईआरटी पढ़ के ही मतलब सबसे एक बार डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। कि मुझे कुछ लोग ऐसे वो मैसेज किए कि सर मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास एनसीईआरटी किताब नहीं है। अगर 72 मार्क्स में अगर आप 72 नहीं ला पा रहे हैं तो समझिए कि आप हो सकता है कि एक एसडीएम की वजह से तो मिजरेबल कंडीशन होगा और आपको 0 मिलना चाहिए, फिर भी वहाँ 2 नंबर लोग दे देते हैं। आप इतना घटिया आंसर लिख के आओगे एग्जाम में तो आप बता नहीं सकते। तो इसमें सागर में घुसे हैं तो सागर की तैयारी करनी होगी और उसमें जीत का यही एक तरीका है, नहीं तो सर उस सागर के नमकीनियत में फंसे रह जाएंगे। अगर मेहनत अच्छे से कर लिए तो उसी सागर से आप नीचे से हीरा उठा पाएंगे। यही एक सर आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज फिर से एक बार हमारे साथ नसीम कुमार निशांत सर है, जो अभी तक बिहार में जितने भी एसडीएम हुए उसमें सबसे युवा एसडीएम का इन्होंने खिताब हासिल किया है। तो सर से हमारी एक बार पहले ही बात हुई थी। आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग इस वीडियो को देखो, और एक और सर के साथ वीडियो जो हमने किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फिर से हम सर से मुखातिब हो रहे हैं। जगह जरूर चेंज है, अभी हम दिल्ली में हैं, लेकिन जो पिछला वीडियो हमने सर के साथ किया था, सर के गांव में गए थे हम, पुपरी में, सीतामढ़ी वो जिला जो बिहार में लोकेटेड है, वह एक छोटा सा गांव है पुपरी, वहाँ पे हमने वीडियो किया था। लेकिन अभी दिल्ली में सर के साथ बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने मुझसे कहा सुबह में कि एक और वीडियो करते हैं। सर लगातार कमेंट पढ़ते ही होंगे, तो उनमें लगा कि कुछ आप लोग के डाउट्स हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 29 जुलाई से जो 66 का मेंस स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर ने भी एक इनिशिएटिव लिया है जो हम बाद में उसको बताएंगे। तो हम क्वेश्चन पर जाएंगे। सर एक बार फिर से हम बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, और आपको भी कि आप यहाँ आए, और इसके लिए सबको थैंक यू कि आप सभी खुश हैं और अच्छा लग रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, और खासकर मेरे जिला के लोग काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो उत्साह है वही हम लोगों को यहाँ तक लाती है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच और ज़्यादा जुड़े ताकि आपको कोई समस्या ना हो जो मैंने झेला। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, बाकी उसके लिए थैंक यू सर। ओके सर, अब आते हैं कमेंट्स पे। देखिए मतलब क्या क्या कमेंट्स है। पहला ही इल्जाम लगाया आप सुप्रिया पाठक ने। मुझे ये कमेंट पढ़ के तो बहुत हंसी आ रही थी कि लोगों को समझना चाहिए, लेकिन सबके अंदर एक डाउट होता है सर, तो डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सुप्रिया पाठक उन्होंने ये कहा है कि 22 एज हाउ कोटा, फिर 4 साल तो इंजीनियरिंग में लग गए, 15 साल को हो गए होंगे आप। 12th पास आउट किया था क्या सर आपने जब 17 साल के थे उस समय? जी सर, ये कमेंट बहुत ही लाजमी है, और मतलब मैं खुद ही सुप्रिया मैम से माफ़ी मांगता हूँ कि उनको रियल ऐसा लगा कि मतलब 22 साल में कोई कैसे कर सकता है उसके लिए। ठीक है मैम, थोड़ी सी जानकारी का मतलब यहाँ पे ये अभाव है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं पहले बता दूँ कि बीपीएससी का एक रूल है, उसके हिसाब से हम लोग को चलना होता है कि आपका जो भी एज होगा, जो एक्चुअली में जो एज है आपका जब फॉर्म भर रहे होंगे, जो एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन से एक्चुअली काउंट किया जाता है, जब भी नोटिफिकेशन और फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो उस समय आपकी एज क्या है उसको काउंट किया जाएगा। उस समय मेरी एज 22 वर्ष थी, और उस वजह से मैं सबसे युवा एसडीएम और 22 वर्ष का एसडीएम में बना। और ये 22 वर्ष सबसे न्यूनतम, जो न्यूनतम एज है, सबसे न्यूनतम तो नहीं कहेंगे, न्यूनतम एज जो आप कहिएगा वो है इसका 22 वर्ष। तो उस 22 वर्ष में अगर आप करते हैं तो आपको चुना जाएगा 22 वर्ष के लिए। लेकिन साथ में आप ये भी जान ले, अगर डाउट ऐसा है तो जैसे यूपीएससी से कोई आईएएस बनते हैं तो उनको आईएएस बनते बनते कम से कम 5 या 6 साल लगते हैं, तब तक वो एसडीएम होते हैं। जब तक वो एसडीएम होते हैं तब भी वो आईएएस लिखते हैं, तो वो तो फिर गलत हो गया उस हिसाब से। तो वहाँ पे भी आप आईएएस लिख सकते हैं क्योंकि आप आईएएस के लिए चुने गए हैं। वो आप डेपुटेशन फिर आपका कब आईएएस में बनाए या न बनाए वो तो उनके सिस्टम का इशू है, वो आपका तो है नहीं। अब बीपीएससी ने एग्जाम लिया 2018 में और 21 में रिजल्ट दे रही है, अगर वो 25 में रिजल्ट देती तो उसके लिए मैं थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनका तो काम था 1 ही साल में रिजल्ट देना। इस वजह से वो 22 में ही काउंट किया जाएगा। ऐसा रूल होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रिया पाठक का जो मतलब एक था कि आखिर कैसे डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए मेहर गरीवाल हैं। सर प्लीज ये बताइए कि एनसीईआरटी की बुक कौन सी ली जाए, कौन सी क्लास की ली जाए? जी सर, एनसीईआरटी के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है, और बहुत सारे लोग एनसीईआरटी के बारे में मुझसे पूछ भी रहे हैं कि एनसीईआरटी की कौन सी किताब पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो बहुत सारी किताबें हैं सर एनसीईआरटी की, आप 6 से 12 तक की किताबें होती हैं कि उसमें आपको लेनी है। जनरली आप 11-12 की किताबें पढ़ें, और 11-12 की जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, वैसे ही आपको मैथ्स का तो नहीं कर सकते, मैथ्स का 9th-10th का पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। बीपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पहले ये बात मतलब समझ लीजिएगा, मैं बीपीएससी के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो वो है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी की है एनसीईआरटी 11th एंड 12th की।
वैसे ही आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी का भी आप ले सकते हैं, तो ये सब लेना है। लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग इन द पॉलिटिक्स, तब आप 6 से स्टार्ट कीजिए, तब आप बेसिक से जाइए। अगर आपको कुछ पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है कि मतलब बेसिक्स बातें आपको पता है कि कैसे क्या मुख्यमंत्री का कैसे चुनाव होता है, आपको ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री का एक्चुअली में चुनाव होता ही नहीं है, हाँ, और अब मुख्यमंत्री को हम MLA लोग चुनते हैं, तब जाकर उनका ये चुनाव होता है। तो ये जो आपको नहीं पता है मान लीजिए, तो फिर आप शुरू से शुरू कीजिए, फिर आपको 6 से शुरू करना होगा। अदरवाइज आप ये कीजिए कि 11th-12th का सिर्फ पढ़िए, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। ओके सर, एनसीईआरटी की बात होगी तो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन किसी ने रखा है और आपसे जानना चाहते हैं वो कि आपको सबसे पहले तो बधाई दे रहे हैं, ये कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन उनको शायद ये यकीन नहीं हो रहा है कि आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े हैं, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ के ही मतलब सबसे एक बार डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, बीपीएससी क्रैक किए हैं। तो सर उनको थोड़ा ये डाउट है कि कुछ लोग तो ऐसा भी कमेंट किए कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसको प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, मैं इसी के लिए आया हूँ, इन्हीं सब चीज़ों के लिए, कि किसी के मन में डाउट न रहे। स्पेक्ट्रम या फिर लक्ष्मीकांत, ये सब जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड किताबें हैं, और इनको बाइबल कहा जाता है, जो कि है भी। लेकिन ये सर यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि ये बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसके बदले आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी ने भी किताब लिखी होगी तो पहले एनसीईआरटी पढ़ी होगी उन्होंने। जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप भी टेक्स्ट बुक पढ़े ना। आप थॉट प्रोसेस का जो गेम है जो थॉट प्रोसेस का मेंस के लिए, मैं क्यों कहता हूँ इतनी सारी बातें, ये सब मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में अगर आप 125 भी स्कोर कर लिए, उसका कोई बहुत फायदा नहीं है, आपको बस क्वालिफाई करना था, आपको सिर्फ 97 लाना था, लेकिन आप 125 ले आए, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं। लेकिन मेंस में आपको अगर मान लीजिए कि 600 लाना है, फिर भी आप अगर 700 लाते हैं तो उसका फायदा है सर। इसके लिए आपको पढ़ना है, और थॉट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से डेवलप होगा कि आप कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें समझ नहीं आए, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो गैप है, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम लोगों को समझना है। और उसी के लिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, और एनसीईआरटी के थ्रू आपको ये क्लियर होगा। लक्ष्मीकांत में भी सारी बातें लिखी हुई है, लक्ष्मीकांत सार है, लक्ष्मीकांत एक समरी है एनसीईआरटी की। लेकिन एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो फिर उस समरी को मतलब एक डायरेक्ट लिखी हुई बात नहीं है, आपको खुद से ही डेवलप करना है कि अच्छा ये हो सकता है। फिर आप नोट्स बनाएंगे तो आप एक अलग लक्ष्मीकांत लिख सकते हैं, और इवन अच्छा लक्ष्मीकांत लिख सकते हैं, उससे बेटर, समझे, जो इंपॉर्टेंट भी होगा। हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो कि गवर्नर की क्या क्या पावर इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आपको पता कि आपको मान लीजिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी को ये पता ही नहीं है कौन से आर्टिकल में आता है, ये मान लीजिए किसी को नहीं पता है, और किसी को ये पता है, जिसको पता है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं, और जिसको नहीं पता उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तब तो वहाँ पे यही काम आएगा ना। तो आप अपना जो नोट मेकिंग करेंगे, जो आप अपना जो सार बनाएंगे, उस समय आपको अपना ही लिखना होगा, और उसके लिए आप बेसिक बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। ओके सर, अब एक क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है कि ज्योति मौर्य ये जानना चाहती है कि सर मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें। जी, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी की किताबें हैं, आपको सतीश चंद्रा जी की किताब है जो मेडिवल के लिए है, और एंशिएंट के लिए RS शर्मा जी की किताब है, जो दोनों एनसीईआरटी के लिए नहीं है। इनकी अलग अलग किताबें आती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी पब्लिकेशन, हाँ, इनकी है ना एक अलग पब्लिकेशन की तरफ से किताबें आती हैं, उनको नहीं पढ़ना है आपको। जो एनसीईआरटी का जो है उसी को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे राइटर होते हैं, और उसमें ये मेन राइटर है, जो मेन होते हैं वो है। तो जो बहुत सारे राइटर है, जब वो बहुत लोग मिलकर लिखते हैं ना किसी चीज को, तो एक अच्छा आपको थॉट डेवलप करने के लिए मौका देते हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि वो सब लोग मिलकर लिखे हैं तो समझिए कितना अच्छा होगा, आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो ये दोनों किताब पढ़नी है आपको, RS शर्मा जी की और एक सतीश चंद्रा जी की मेडिवल और एंशिएंट के लिए, और मॉडर्न के लिए एक बिपिन चंद्रा की किताब आती है, उनको पढ़ना है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है जो कमेंट्स लिए हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक रखे हैं, और लास्ट ये है कि बीपीएससी ऐसा कुछ क्वेश्चन मतलब किसी ने कमेंट किया है कि ज्योग्राफी के लिए बुक बताइए प्लीज, ऑप्शनल के लिए, मतलब ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी के लिए आपने, और चूंकि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी ही रहा है तो आपसे बेटर कोई बता नहीं सकता, तो सर इसको आप बताइए कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ा। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जो भी ऑप्शनल है, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, जो भी आपका ऑप्शनल है, जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स भी है, आपका पॉलिटी भी, 6 से लेकर 12 तक सारा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका एक भी बुक मिस नहीं होना चाहिए जो ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अलग से पढ़ना ही होगा, यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी का स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ना कि आपको जो थ्योरी वगैरह ये सब जो होते हैं वो अलग से अच्छे से एक जगह समराइज करके लिखा होता है बाकी की बुक्स में, तो वो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, इसलिए आप उसको अलग अलग किताबें पढ़ें। जैसे कि आपको ज्योग्राफी के लिए है कि सविंदर सिंह जी की एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है, उसको जरूर पढ़िए।
वो काफ़ी अच्छी किताब है। उसके बाद एक DR खुल्लर सर की एक इंडियन ज्योग्राफी आती है, उनको पढ़िए, वो काफ़ी अच्छी किताब है। उन दोनों लोगों ने बहुत अच्छी, मतलब ये किताब आप कह सकते हैं एक अच्छी समरी ज्योग्राफी के लिए, बहुत अच्छी समरी लिखी है। वैसे एक GC लियोंग सर की आती है एक बुक, वो आप पढ़िए ज्योग्राफी के लिए। उसमें आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट वगैरह करके जो है ज्योग्राफी का पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है कि अलग अलग जो इकोसिस्टम है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, उसमें क्या कैसे वेजिटेशन वगैरह कैसे क्या काम करता है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हो। इस बुक को जरूर पढ़िए। ये 3 किताबें जरूर पढ़नी है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और अच्छे हो जाते हैं ज्योग्राफी में, ये मतलब वो है कि एक स्टैंडर्ड सेट होने के बाद कि अच्छे हो जाते हैं, तो रूपा मेड सिंपल की 2-4 किताबें हैं, उसको आप ज्योग्राफी का सीधा जाएंगे मार्केट में, उनको बोलेंगे ज्योग्राफी की रूपा मेड सिंपल की 1-2 किताबें हैं जो दे दीजिए आप, फिजिकल की और इंडियन की दोनों की, तो वो आप खरीद सकते हैं। ओके सर, इतने सारे कमेंट हैं जो मुझे लगा रिलेवेंट है और इसने इतने सारे क्वेश्चन हमने पिक किया है। दोस्तों अब हम आएंगे 66 का जो मेंस होने वाला है 29 से, उस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे मैसेज किया कि आइए मतलब एक और वीडियो करते हैं, और मैं जब आया सर के यहाँ तो सर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सर ने अपना खुद का चैनल लॉन्च किया है, SDM नसीम निशांत। आप सर के चैनल पर जाइए, यहाँ से बेहतर वहाँ कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इंटरव्यू करते हैं टॉपर्स का, जिन सर तो खुद प्रॉपरली मतलब उसको हैंडल करेंगे, अपना जो भी स्ट्रेटेजी है, जैसे ही पढ़ाई करनी है आपको वहाँ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो सर का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, तो वहाँ पे आप जरूर जाएं। तो सर ये चैनल का मतलब आपको ख्याल कहाँ से, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसका ख्याल तो मतलब मेरे दिमाग में था भी नहीं, मैं सोच भी नहीं रहा था, लेकिन इतने लोग मैसेज या कमेंट करने लगे। मतलब फेसबुक पे मैंने जब पेज बनाया, फेसबुक पे पेज भी मैंने लोगों का नहीं बनाया। हाँ, मतलब लोगों ने, बहुत सारे लोग बोले कि आप एक पेज जरूर बना लो, उससे क्या होता है ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, वो थोड़ा आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स रीच बढ़ाने के लिए वो ज्यादा सही है, लोगों तक मुझे पहुंचना भी है, खासकर उन बच्चों तक पहुंचना है जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये जो रूरल बैकग्राउंड से जो लोग हैं उन तक जरूर पहुंचना है। उन तक पहुंचने के लिए मैंने ये सब किया था। तब वहाँ मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे कि सर आप भी कुछ बना करके वीडियो डालिए। तो मैंने उस पर 2-3 वीडियो, अभी तो डाला है 3 वीडियो है शायद, कि कैसे NCERT पढ़नी है, कौन सी NCERT की किताबें पढ़नी है, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, क्या पैरामीटर है, इन सब का मैंने वीडियो बना रखा है। 67 में कैसे 100+ स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में, ये सब मैंने बना के डाल दिया है। तो वो आप देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए ही वो चैनल मैंने बनाया है, और आपके हेल्प के लिए बनाया है। मेरा उसमें कुछ भी फायदा नहीं है, ये बात आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, और नहीं इनका फायदा है उससे। तो बस वो इसी के लिए कि आप सभी लोग, मुझे इतने मैसेज आते हैं ना सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि मुझे खासकर डायरेक्ट मैसेज आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी एक बात जो पर्सनल है, मैं बता रहा हूँ। बताइए सर। कि क्या है कि हम लोग बहुत अमीर तो है नहीं, लेकिन मुझे दिल्ली आना था, तो मैंने पापा को बोला था कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों को पार्टी देनी है, जो मेरे कुछ एक दोस्त है जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं उनको, तो उनको पार्टी देनी है। तो उसके लिए मैं सोचा कि पैसे ले लेता हूँ उनसे, पैसे लिए भी, लेकिन वो पैसे मुझे यहाँ आते आते खत्म हो गए। मैं बता रहा हूँ कैसे, कि मुझे कुछ लोग फेसबुक को मैसेज किएंगे, सर मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास NCERT किताब खरीदने की पैसे नहीं। ऐसे मतलब आपको मैं, मतलब आप खुद भी, अगर सच्ची कहानी उनकी अच्छे से बताने लगो ना, तो आप रो देंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। और सबने पैसे ट्रांसफर किया? मैंने ट्रांसफर किया, मेरे पास सबका वो है, मैंने 10 लोगों को ट्रांसफर किया है सर, और वो 10 में लगभग बोले ना कि 900 रुपया लगभग पड़ जाता है, तो ऐसे करके मेरे 10,000 खत्म हो गए समझे। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है ये चीज, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, कोई तो पढ़ेगा। लेकिन मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया है, जो भी जिन लोगों मैंने किया है ना, उन लोगों से मैंने प्रॉमिस लिया। एक संदीप जी हैं, वो दरभंगा से हैं, एक अंकित कुमार मिश्रा जी हैं, वो हमारे ही शहर के हैं, उनको मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, सबके नाम याद नहीं है, एक महिला भी हैं। अब ऐसे करके वो पूछे ही हैं कि सर कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं सर मैं जरूर अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं, खुद ही दावा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मुझे प्रॉमिस करो कि आप करोगे, और मैं सबका टेस्ट भी लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा दिया और वो पढ़ेंगे नहीं और काम हो जाएगा, मैं उनका टेस्ट भी लूंगा और देखूंगा कि सच में। तो उन्होंने बोला है कि सर मैं खुद ही अच्छा करूंगा, आप मुझे बस, अगर मुझे बुक्स मिल जाएंगे ना तो मैं कर लूंगा। तो मैंने उनको सोचा कि ठीक है कि आप पढ़ो। उनको मैंने पैसे ट्रांसफर किए गूगल पे, और उसके बाद सब लोग पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छे सर, मैं तो मतलब मैं बहुत इसके लिए आभारी हूँ कि सर आप इतना अभी आपकी मतलब कि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग भी हालांकि स्टार्ट नहीं हुआ, और सर अभी से आपने ये सब स्टार्ट कर दिया, मतलब एक समाज सेवा सर बहुत बड़ी बात है। तो ये मोटिवेशन आप लोगों को भी लेना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा है, कम भी है, तो उसमें आप थोड़ा सा वो करिए। अब सर के पार्टी के लिए सर पैसे मांगे थे, लेकिन उससे ज़्यादा तो जरूरी था पार्टी से कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करना, तो सर ने किया। तो सर का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सर को जाके जरूर सुनिएगा। अब आते हैं, हाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सर से मेरी बात हुई है कि हम लोग 29 जुलाई के पहले जो मेंस होने वाला है, उससे पहले हम लोग एक बार लाइव आएंगे
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेंस लिख रहे होंगे इस बार, तो और फर्स्ट जो अटेम्प्ट में जाके मेंस लिख रहे हैं उनके लिए हम एक लाइव सेशन करेंगे। कोशिश होगी हम अपना कम्युनिटी में डाल देंगे, कब आना है सर के साथ बातचीत करेंगे लाइव। तो अभी हम आते हैं 66 पे जो मेंस होने वाला है उसका। तो सर जो अभी मेंस होने वाला है 66 का 29 जुलाई से, तो सर उसमें जो फर्स्ट पेपर है, चूंकि पीटी तो उन्होंने क्वालिफाइड किया ही, और पिछले वीडियो में पीटी के बारे में बहुत सारा अच्छा स्ट्रेटेजी अपने दिया और आपके चैनल पे भी अवेलेबल है। तो सर फर्स्ट पेपर में जो है उसको सर कैसे कवर किया जाए? GS1 जो है, GS1 थोड़ा कह सकते हैं कि एक प्रकार से टफ सेक्शन हो सकता है। टफ इन सेंस इस सेंस में है कि अगर DI आपका अगर अच्छा नहीं है, DI जो डेटा इंटरप्रिटेशन उसमें एक पार्ट है, वो 72 मार्क्स से पूछे जाते हैं। कि अगर 72 मार्क्स में अगर आप 72 नहीं ला पा रहे हैं तो समझिए कि आप हो सकता है कि एक SDM के रेस से बाहर जाए। ये एक मतलब बहुत सारा है, पोस्ट तो बहुत सारा है, लेकिन SDM के रेस से बाहर होने के लिए वो काफी है कि अगर 72 में से आप 70 स्कोर भी करते हैं तो हो सकता है बाहर हो जाए। और उसमें 70 होगा ही नहीं, उसमें होगा तो 72 ही होगा, नहीं तो 72 से 6 कम होगी। तो मतलब एक क्वेश्चन एक भी गलत होगा तो उसमें 0 मिलते हैं मार्क्स। उसमें ऐसा है नहीं कि स्टेप मार्किंग होगी, स्टेप मार्किंग होती ही नहीं, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए DI पे वर्क करना है, आपको करना ही करना है। क्योंकि आपके पास समय कम है तो आप 2 क्वेश्चन एटलीस्ट रोज कीजिए। और 2 क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि आप जो पिछला साल का जितना भी आया है उसको DI कर लीजिए सारा का सारा। ये एक काम कीजिए। दूसरा ये कीजिए सर कि आप उसमें एक हिस्ट्री का सेक्शन है। हिस्ट्री में क्या होता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये जग जाहिर बात है। जब जग जाहिर है, आपको पता है कि ये इस क्वेश्चन यही आएगा, तो वाई नॉट कि आप बढ़िया आंसर लिखें। आप ऐसी तैयारी करें कि आप, होता है ना कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भीड़ से अलग अगर आपको दिखना है रिजल्ट में, तो आपको मेंस से भीड़ से अलग लिखना पड़ेगा। तो ये आपको भीड़ से अलग लिखने का यही तरीका है कि आपको जब पता है कि क्वेश्चन क्या है तो आप बढ़िया तरीका उसका आंसर डेवलप कर लीजिए। आप अलग अलग सोर्स से पढ़िए। मैं अपने फेसबुक चैनल पे भी डालने वाला हूँ उसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए थे पहले कभी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं ऐसा कि आप अलग अलग जगह से पढ़ें, NCERT जरूर पढ़ें, ये मिस नहीं होना चाहिए। उसमें जो टॉपिक लिखा होगा सर सिलेबस में, उसको देख लीजिएगा। जैसे 1857 की मान लीजिए कि आपको रिवोल्ट के बारे में है, उसकी क्रांति के बारे में, तो उसका NCERT से उठाइए और NCERT को पूरा पढ़िए उससे रिलेटेड। उसमें जो नाम है, जिनके जिनके नाम है, खासकर बिहार का, चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड जितने नाम है वो नाम आपको लिखने ही होंगे। अब वीर कुंवर सिंह का रोल मतलब आपको नहीं पता और 1857 आप लिख दिए, समझ रहे हैं, और वो आपने उनका चर्चा तक नहीं किया, तो आपको तो समझिए कि वो मिजरेबल कंडीशन होगा और आपको 0 मिलना चाहिए। फिर भी वहाँ 2 नंबर लोग दे देते हैं, लेकिन 0 मिलना चाहिए उस केस में कि आप वीर कुंवर सिंह जी का चर्चा तक नहीं किए और आपने 1857 पूरा लिख दिया। तो ये जो मिसिंग पॉइंट जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आप मिस नहीं कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। वैसे ही एक और सेक्शन है उसमें करंट अफेयर का। करंट अफेयर में मेनली IR पूछते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये देखना होगा कि आप मैप पे वर्क करें। ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि मैं तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और ज्योग्राफी का स्टूडेंट को ये फायदा होता है कि मैप उनका बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों को बहुत से बहुत 10 या 12 सेकंड लगते हैं वर्ल्ड मैप बनाने में, बहुत से बहुत 10 या 12 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। इंडिया का तो और कम, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको बनाने में, और एग्जैक्ट फिगर लगभग बन जाता है। हम लोग आदत इतनी हो गई है। तो आप ये करें कि मैप सेक्शन को इतना अच्छा कर ले कि उसका ये फायदा हो। जैसे कुछ भी पूछे, जैसे 65 में क्वेश्चन पूछा था कि कोविड कैसे कैसे ये स्प्रेड हुआ, तो हम लोगों को कुछ मान लीजिए आइडिया नहीं है कि कैसे क्या हुआ, बस मैप पता था, मैप बनाया और उसका पूरा ये चाइना से दिखाना शुरू कर दिया कैसे कैसे ये ट्रैवलिंग की वजह से वगैरह वगैरह, कल्चरल रिलेशन कैसे इधर उधर इंटरचेंज हो रहे हैं उसकी वजह से, चाइना से नेपाल, नेपाल का फिर बिहार से रोटी बेटी का रिश्ता उस वजह से भी फैलेगा। उन्होंने अलग अलग जो कल्चरल डायनेमिक्स है उसके, वो आप दिखाने के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है उसको दिखाने के लिए आप मैप का तरीका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। तो मैपिंग सेक्शन आप यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। बाकी साथ ही साथ आप करंट अफेयर जो भी होते हैं, जो न्यूज पेपर है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि IR में वही काम आएगा। क्योंकि IR सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक पार्ट है, उसमें आपको स्टैटिक का बहुत कम रोल है, तो ये आप ध्यान रखें सर। ओके सर, सेकंड पार्ट की भी थोड़ी चर्चा कर दें। जो GS पार्ट 2 है उसमें कैसे कैसे मतलब रखना है अपने NCERT क्या क्या चीज़ें रखनी है। GS2 जो है, GS2 में एक्चुअली सर इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, पॉलिटी पूछे जाते हैं, उसमें आपको फिर ज्योग्राफी पूछे जाते हैं, उसमें फिर आपको साइंस एंड टेक पूछे जाते हैं। ये 4 सेक्शन है जो पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक में मेनली अप्लाइड पार्ट पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड पार्ट, ये याद रखें, ये याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आप पढ़ लीजिएगा बहुत कुछ, आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के चले जाइएगा, आप नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या अलग अलग लोगों के नाम पढ़ के चले जाइएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा उसमें, आप लिख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा ही नहीं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, आपसे पूछेगा कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा।
आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, उसके हेल्थ सिस्टम को भी अच्छा करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन पूछा जा रहा है अभी भी। इवन 64th में समय जैसे पूछा जा रहा है कि बाढ़ को ठीक करने के लिए आप साइंस एंड टेक का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि इसरो से क्या, इसरो कभी नहीं पूछा गया कि इसरो क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है कि इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन है, चाहे अचीवमेंट है इंडिया के डेवलपमेंट में, समझ रहे, यानी एप्लीकेशन पूछ रहा है आपसे, एप्लीकेशन ही पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन पर आपको ध्यान देना है। तो ये एक बात ध्यान रखें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पॉलिटी में डायनेमिक पार्ट, स्टैटिक तो पता ही होना चाहिए। स्टैटिक आपको सबसे अच्छा सोर्स है उसके पास अपने पास एनसीईआरटी आप पढ़े। एनसीईआरटी को आप पढ़ लेंगे बढ़िया से। जैसे मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बुक पढ़े, इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े, ऐसे करके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब जो 3-4 किताबें हैं इसको आप पढ़ लेंगे तो आप मेंस इतना अच्छा लिखेंगे, मेरे से बेहतर लिख पाएंगे शायद, क्योंकि मैंने इन्हीं किताबों को पढ़ा था। और आप और अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके पास समय है, या फिर आप सोचते हैं कि पढ़े हुए पहले से और बढ़िया होगा, ये एक तरीका है। और उसमें डायनेमिक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप जो न्यूज़पेपर पढ़े हैं या फिर मैगजीन पढ़े हैं उसके पॉइंट्स को ऐड करें। ये ऐड करना बहुत जरूरी है। ये ऐड अगर आप नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे इंडिया, ये इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है और आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्कशन और डेवलपमेंट हुए हैं आगे, तो ये पूछ लिया गया और आपको पता ही नहीं है कि अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपको ये पता ही नहीं है कि रसिया और इंडिया का इंटरफेरेंस कैसे क्या हो रहा है, अमेरिका का इंटरफेरेंस कैसे क्या हुआ है, ये आपको नहीं पता है, तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। आप लिख तो दोगे, आप बैकग्राउंड तो लिख दोगे, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है सर, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स है, उसके लिए आप बजट और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ें। आपके पास समय कम है, मैं मानता हूँ कि बजट और इकोनॉमिक्स आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, अभी तो कोई नहीं पढ़ सकता, मैं अच्छे जानता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही उसको पढ़ने में 10 दिन लगे थे लगभग, बहुत बढ़िया से मैंने उसको खुद ही नोट्स बनाया था, लेकिन चूंकि पुराना हो गया है, हर साल बजट और इकोनॉमिक्स अलग अलग आता है, नहीं तो मैं आपको वही नोट्स दे देता, समझ रहे हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता। लेकिन अब क्या है कि आप नया जो इकोनॉमिक्स का बजट आया है उसका समरी कहीं भी मिल जाए ना, खासकर पीआरएस का जो समरी होता है उसका आप उठाएं और उसको पढ़ लें, वो ज़्यादा बढ़िया है, तो वो पढ़ लीजिए। और आपको फिर ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, चूंकि आपको मैं पहले से कर रहा हूँ, तो वो उससे आपका ज्योग्राफी का सारा। ओके सर, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, 2 हफ्ते से भी कम समय है, तो अब राइटिंग स्किल जिसका जैसा है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं किया जा सकते क्योंकि समय कम है, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते के जो बहुत कम समय मिला हुआ है इसमें कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें? अभी तो यही कहेंगे हम कि मतलब आप एक टाइम टेबल डेवलप करो कि आप ये सोच लो कि मुझे मेरे पास 2 दिन मैं राइटिंग के लिए दूंगा, सिर्फ 2 ही दिन। वो 2 दिन आप कब दोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पहले ही 2 दिन दे दिए, स्टार्ट किए प्रिपरेशन 66 मेंस का और पहले ही 2 दिन आपने राइटिंग भी दे दिया, तो आप इतना घटिया आंसर लिख के आओगे एग्जाम में कि आप बता नहीं सकता मैं क्यों, क्योंकि आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं और आप आंसर लिख दिए। आप आंसर तभी लिखेंगे ना जब कंटेंट अच्छा रहेगा, तो पहले आप पढ़ लें। ये 2 दिन आपका बीच में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अब आप शुरू कर सकते हैं राइटिंग का, वो 2-3 दिन आप निकालिए और उसमें आप राइटिंग कीजिए, मतलब वो क्वेश्चन उठाइए जो प्रीवियस ईयर आए हैं या फिर जो आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी इजराइल और पैलेस्टीन का इशू बताया, जैसे मैंने अभी यमन का मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यमन में क्या क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बोल दिया, इसको आप उठाइए और पढ़िए और उसको लिखिए, पढ़ करके लिखिए सर, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस है और वहाँ एक्चुअल में लिखना होगा और वहाँ आपको याद ही नहीं आएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप लिखें, क्योंकि हर क्वेश्चन आप लिखेंगे वहाँ आएगा, ये जरूरी भी है। इसीलिए आप ये कीजिए कि पहले पढ़ लीजिए, कंटेंट आपका डेवलप होना चाहिए, फिर जैसे ही कंटेंट अच्छा होगा तो आप खुद ही लिख लेंगे, वो अपने आप ही याद आता है। तो वो आप प्रैक्टिस थोड़ा तो करना होगा सर, एटलीस्ट रोज 1-2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए करने का। अभी तो यही एक मतलब आपके पास ऑप्शन ही यही बचा है, तो ये कर सकते हैं। सर अब टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि चूंकि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो अभी जो मेंस होने वाला है 66 का, तो उसका मैं सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें मेंस के, मतलब जब एग्जाम हॉल में जाए तो? जी सर, टाइम मैनेजमेंट क्या है ना सर कि टाइमिंग मैनेजमेंट लोगों को अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या है ना कि अगर आपको अधिकारी बनना है, मतलब इतने बड़े पोस्ट पे आप जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट तो सबसे पहले आपको आना ही चाहिए सर। और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले मैं बता देता हूँ कि इस तैयारी के दौरान कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। कि आप ये सोच लें, मतलब मेरा ही कुछ मतलब मेरे मित्र हैं या मेरा भाई ही है जो अभी 66 मेंस लिखेगा और ये लोग लिख रहे हैं मान लीजिए, तो इन लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ कि आप ये कीजिए कि अगर आपके पास 10 घंटे पढ़ने के लिए दिन भर में हैं, मान लीजिए सिर्फ 10 ही घंटे हैं, 10 घंटे हैं, तो आप ये डिसाइड कर लो कि जो आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये 3 पार्ट पढ़ने हैं, तो आप 3-3 घंटे डिसाइड कर लो कि ये 3-3 घंटे ही पढ़ने, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते अभी कि ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम देना है, आप अभी सोच ही नहीं सकते। ये बीपीएससी ने शॉक कर दिया बहुत सारे लोगों को, अभी जो 1 महीने के अंदर जो एग्जाम लेने का बात हो रही है उसकी, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम दो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा कर ही नहीं पाएंगे आप अभी।
अगर ऐसा किए तो आप GS1 में फेल हो जाएंगे, और GS1 में अभी नंबर कम हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये आपके लिए अभी तीनों को बैलेंस लेके चलना होगा। ये बैलेंस सिस्टम को याद रखिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बैलेंस रहना ही चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों मेरे मार्क्स ऐसे ही बैलेंस्ड थे काफी ज्यादा। ऑप्शन में चलिए ठीक है, हाईएस्ट से कम थे थोड़ा, लेकिन 191 थे, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स थे वो, समझ रहे, क्योंकि उस समय नंबर ही कम दिया था हम लोग को 64 वाले को। तो ये हम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि आप बैलेंस आपको करना होगा। बैलेंस करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप टाइमिंग भी सबको बराबर देंगे, तभी होगा। और ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है अगर ऑप्शनल भी, तब भी आप उतना ही टाइम दें, क्योंकि अब आप पढ़ भी नहीं पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो जो पढ़े हैं उसी को पढ़ते रहें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यही लोग मिस कर जाते हैं प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर में हमेशा कहता, क्योंकि आप सोचिए ना, जिस संस्था में आपको जाना है उस संस्था के बारे में पता ही नहीं, तो जाके कीजिएगा क्या? आपको IAS बनना है, आपको SDM बनना है, और आपको पता ही नहीं उसके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो फिर आप दे क्यों रहे उस एग्जाम को? कि कोई लॉजिक भी नहीं है उसको देने का। तो आपको जब पता हो जाएगी कि ये बात की कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप के पूछे जाते हैं, तब आप जब भी पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तो फिर आपको तुरंत ही वो चीजें ना क्लिक करेगा दिमाग में बार बार कि इसमें ये पूछा गया था, इसमें ये टॉपिक पूछा गया था, इसमें ऐसी बात पूछ ली गई थी। तो आप उसको जब भी पढ़ेंगे तो जोड़ देके पढ़ेंगे, उस पर आपका फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, पिछला वीडियो में बहुत कुछ बताया था आपने, और इस वीडियो में भी बताया आपने। इससे डेफिनेटली बहुत लोग फायदा होगा। 66 का जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए भी, अभी 67 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मुझे भी सुनने में 2-3 महीने में उसके नोटिफिकेशन से पूछा जाएंगे। तो सर उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो सर सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर पहुँच गए BPSC में, तो आपके से तमाम लोग कैसे बन सके, तो उनके लिए 2 शब्द कहें। क्योंकि पिछला वीडियो में जो कहा था कि धनुष उठा लिया है, तो सामने में चाहे विष्णु हो चाहे कोई हो, उनको वेद देना है, मतलब तीर चलाना ही चलाना है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कमेंट आप पढ़ते ही होंगे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जब धनुष उठाया तीर चलाना है। तो सर इसमें कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो एक बात ध्यान रखिए कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पाना होगा इस एग्जाम में। जैसे कि आप मान लीजिए 66 का मेंस है, आपने एक अच्छा स्टेज क्लियर किया है, मतलब जो पहला स्टेज था इसका प्रीलिम्स का, उसको आपने क्लियर किया है, और आप उस स्टेज में पाँव रखने जा रहे हैं जो आपको है ना रैंक दिला सकता है, कुछ भी बना सकता है। आपको SDM बना सकता है, आपको DSP बना सकता है, आपको RO बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, मतलब आपको टॉप से लेकर बॉटम तक कुछ भी ले सकता है। जब आपको ये पता है कि इनसे हम ऐसे जा सकते हैं, तो आप क्यों ना अच्छे से करें, आप उसमें क्यों ना ज़्यादा मेहनत करें। आपके पास जो समय है पूरी ऊर्जा लगा दीजिए सर, क्योंकि अगर आज ऊर्जा नहीं लगाइएगा तो कल लगाने का समय नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अगर आप आज ऊर्जा नहीं लगाते हैं तो कल आपके पास सच में समय नहीं मिलेगा उस ऊर्जा को लगाने का, वो ऊर्जा धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इतने बड़े एग्जाम में अगर आप आ रहे हैं, इतनी मेहनत की जरूरत है, इतना कंपटीशन है, तो आप भी मेहनत कीजिए। और आप नहीं कीजिएगा तो फिर आप कैसे होगा, बाकी लोगों को कैसे, मतलब आप कल को, ठीक है मैं खुद ही चाहता हूँ कि कल को मैं यहाँ बैठा रहूँ और आप भी वहाँ बैठे रहें, और आपका मैं इंटरव्यू लेता रहूँ। ये मिलिए जो हमारे अभी जूनियर SDM बने हैं, इनसे मिलिए और इनसे बात कीजिए, ये आपको मोटिवेट करेंगे आपसे। मेरी जिम्मेदारी कोई और ले, मतलब समझ रहे हैं, मतलब मैं भी तो एक दिन थक जाऊंगा ना, एक समय आएगा जब मैं भी थक जाऊंगा। मैं भी चाहूंगा कि कोई और ले ऐसी जिम्मेदारी, कोई और ऐसा सोचे कि जितने गरीब बच्चे हैं सबकी सेवा करें, ऐसा सभी सोचे कि ठीक है यूट्यूब फेसबुक ये सब करते रहें और लोगों तक पहुंचे, ऐसा सभी सोचे। हम सब हमेशा चाहते हैं, मैं खुद ही अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग आते हैं और पूछते हैं कि चलिए ठीक है बच्चों के, और आप लोग नोट, आपको तो खैर पता है क्योंकि आप भी तैयारी वारी किए हैं और आप भी BHU से हैं, तो आपको पता है कि कैसे क्या क्या मतलब पढ़ना है। तो ये जो रिलेवेंट क्वेश्चन होता है पूछने का जो तरीका होता है, तो ऐसे लोगों को ही मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मतलब जो एकदम बढ़िया मतलब ले सके, ताकि वो अच्छा इंटरव्यू ले और वो लोगों तक एकदम डायरेक्ट पहुंचे, जो हिट कर सके लोगों को, जो जरूरत भी है। तो ये सही होता है। तो आप भी सर एकदम वही बात है कि आप, सागर है एग्जाम, मजाक है नहीं, इसमें आप घुस गए तो फिर बढ़िया से घुसिए। इसमें नदी के जो तैराक होते हैं ना, उनका कोई रोल नहीं होता है, वैसे लोग सफल नहीं हो सकते। इसमें सागर में घुसे हैं तो सागर की तैयारी करनी होगी, और उसमें जीत का यही एक तरीका है, नहीं तो सर उस सागर के नमकीनियत में फंसे रह जाएंगे। अगर मेहनत अच्छे से कर लिए तो उसी सागर से आप नीचे से हीरा उठा कर ले आएंगे। यही एक सर आप कर सकते हैं, ये आप प्रयास कीजिए। बाकी सर जी सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत प्रोसेस समय निकाल हमसे बात किया। और दोस्तों एक बार सर के साथ हम लाइव आएंगे, 66 का जो मेंस उससे रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और जो प्रीलिम्स होना है उससे, और सर का जो चैनल का लिंक है डेफिनेटली नो डाउट मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक युवा डिप्टी कलेक्टर इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप जरूर सुनिए सर को, और सर कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलेंगे सर नए वीडियो में, और सर के साथ हम जुड़े रहेंगे, और सर से जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को, सबको मेरा प्रणाम।